हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है हमारा वीकली कैप्सूल करंट अफेयर का और ये हम कंप्लीट करेंगे 10 से 16 अक्टूबर के बीच के इवेंट्स को। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हम करंट अफेयर को 3 लेयर में कंप्लीट करते हैं: डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर में मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें कंप्लीट मंथ का जो भी डिटेल रहेगा इवेंट्स का वो आपको सेगमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर हार्डली 10 to 15 मिनट का आता है। इसके बाद में वीकली करंट अफेयर में कुछ वे बिंदु होते हैं जो कि छूट जाते हैं तो हम उन्हें वीकली में कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर मंथली करंट अफेयर आता है जिसमें और भी यदि कुछ छूट जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से यदि आप इन 3 लेयर के ऊपर काम करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर में जितने नंबर हैं उतने ही मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि एमा हंटर। एमा हंटर आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं, ये है एमा हंटर जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक बनाया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पे था। यहाँ पर अन्य फोटोज की यदि हम बात कर लें तो दूसरा ऑप्शन है झूलन देवी। ये रही झूलन देवी। झूलन देवी के नाम सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। अमेलिया खैर, ये रही अमेलिया खैर। अमेलिया खैर ने दोहरा शतक बनाया है और यह रिकॉर्ड इन्होंने सबसे कम उम्र में बनाया है, चाहे आप पुरुष टीम की बात करें या महिला टीम की। तो ये याद रखिएगा, अमेलिया खैर जो है वो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी है, चाहे पुरुष वर्ग में कहें या महिला वर्ग में, अमेलिया खैर। और अगला ऑप्शन है मिताली राज, जो कि ये रही, इनके नाम ओडीआई क्रिकेट में महिला वर्ग में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए, अन्य दिवसों की यदि हम बात कर लें अभी तक तो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान से समझिए, यदि आप रेगुलर वीडियोस देखते आ रहे हैं तो ये अभी तक आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अपने करियर में 100 ग्रैंड प्री जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लुई हैमिल्टन। लुई हैमिल्टन इसका सही आंसर है। रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? देखिए, भारत के प्रसिद्ध फार्मूला 1 खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यहाँ पर 2 प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। पहले हैं नारायण कार्तिकेयन और दूसरे हैं करुण चंडोक। याद रखिएगा, भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस ट्रैक कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बुद्ध इंटरनेशनल इसका नाम है और यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में समुद्र युद्ध अभ्यास मालाबार का दूसरा चरण कहां पर हुआ? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ध्यान से समझिए, बंगाल की खाड़ी इसका सही आंसर है। मालाबार, मालाबार युद्धाभ्यास है और यह बंगाल की खाड़ी में हुआ। किनके बीच हुआ यह ध्यान से समझ लीजिए। ये इन 4 देशों के बीच में हुआ: भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ध्यान से समझिए। इनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इन्हें क्वाड समूह भी कहा जाता है। क्वाड समूह का पूरा नाम होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक प्रकार का समूह है जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पर जो प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट थे उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से समझिए, स्थापना के वक्त भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा रिचर्ड कैनी थे और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे। ये शिंजो अबे की पहल पर ही इस प्रकार का संगठन बनाया जा सका जिसे हम क्वाड कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नेवियों के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो भारत की राष्ट्रीय नेवी का नाम इंडियन नेवी है। अमेरिका की राष्ट्रीय नेवी को यूएस नेवी कहा जाता है। जापान की ओर से
जो राष्ट्रीय नेवी है उसका नाम है जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जो नेवी है उसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर के हमने एक प्रश्न में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये डेटा आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जियोग्राफिकल लोकेशन दिखाने के लिए मैंने ये मैप बनाया है, ध्यान से समझिए। अरब सागर की जियोग्राफिकल लोकेशन, बंगाल की खाड़ी की जियोग्राफिकल लोकेशन और हिंद महासागर की जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से समझिए, भारत के पश्चिम की ओर अरब महासागर है, बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर है और भारत के दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए चुने गए नए हाईकोर्ट जज का नाम क्या है, यानी मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो यहां पर बात तेलंगाना की हो रही है। ध्यान से समझिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सतीश चंद्र शर्मा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इसका सही आंसर होगा। अब यहां पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस में बता देता हूं। कभी कभी न्यायिक क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके न्यायिक क्षेत्र अपने राज्य को छोड़कर के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ राज्यों तक है। तो ध्यान से समझिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो है गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ ये अंडमान निकोबार को भी कवर करता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्यों को कवर करता है। अगले राज्य की यदि हम बात करें तो ये है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र को कवर करता है। अगला है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन 2 राज्यों को कवर करता है। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ये नाम भी इसी का इस प्रकार से है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। यह कवर करता है पंजाब और हरियाणा राज्य को और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, ये अभी नया हाईकोर्ट बना है जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मैं उम्मीद करता हूं ये डेटा काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो ध्यान से समझिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिएस्ट और गुइडो एम्बेस। याद रखिएगा, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिएस्ट और गुइडो एम्बेस, ये 3 लोग हैं जिनकी आप नीचे की तरफ फोटो देख सकते हैं। ये अर्थशास्त्र में 2021 का नोबेल प्राप्त व्यक्ति हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर अब यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये 2021 में ही 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता है, जो कि है मारिया रेसा और त्रिमिदी मोराटोव। इसके बाद में यदि हम 2021 के केमिकल यानी कि रसायन में प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो वे हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। आगे बात करते हैं 2021 की यदि हम बात करें और भौतिकी में नोबेल प्राइज की बात करें तो इनका नाम है सुकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पारिसी। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे 2021 में नोबेल प्राइज प्राप्त व्यक्तियों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। यहां पर मैंने भारत संबंधित कुछ नोबेल पुरस्कारों के नाम बताए हैं जिन्हें क्षेत्र, कृति और वर्ष के अनुसार बताया है। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यह गीतांजलि के लिए मिला था और 1913 में मिला था। डॉक्टर सीवी रमन की यदि हम बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण में इन्होंने योगदान दिया था, जिसकी वजह से 1968 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा की बात करें तो शांति के क्षेत्र में यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में सन 1979 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए योगदान देने के लिए मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन की यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने के लिए इन्हें 1998 में नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था। आगे है वीएस नायपाल, इन्हें साहित्य में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला था।
वेंकट रमण रामकृष्ण, ये भारतीय मूल के थे। इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने राइबोसोम संरचना के ऊपर काम किया था, जिसकी वजह से 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं और लेटेस्ट हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था समाज सेवा के कार्य के लिए 2014 में। तो ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहली स्वचालित ट्रेन किस देश ने चलाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी से रिलेटेड अन्य जानकारी, जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है। जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति फ्रैंक वोल्टर हैं और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की संसद को फ्रैंकफर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की यदि हम बात करें तो रिलेटेड चीज है, भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को यह ट्रेन चलाई गई थी। और भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 ये इसका समय है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवले, अभी याद रखिएगा भारतीय सेना के प्रमुख है मनोज नरवले, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो यहां पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं गोतबया राजपक्षे। गोतबया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। याद रखिए, मनोज नरवने गए थे यात्रा पर श्रीलंका की, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास ओपीएचआई, यहां पर मानव लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, मानव विकास ओपीएचआई पहल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने लोग बहुआयामी गरीब हैं? क्या कहेंगे हम? बहुआयामी गरीब हैं, यानी कि अलग अलग पहलुओं के ऊपर देखें तो वो किस प्रकार से गरीब है, ये अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व में 1.7 बिलियन लोग ऐसे हैं जो बहुआयामी गरीब हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी के अध्यक्ष की बात करें तो अभी फिलहाल के तौर पर अचीम स्टेनर इसके जो हैं वह अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना वर्ष 1965। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने डीपीएसयू का औपचारिक शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 7, यानी कि 7 डीपीएसयू का औपचारिक शुभारंभ किया गया। डीपीएसयू क्या है? डीपीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि ये बेसरकारी कंपनियां हैं जो डिफेंस का औजार बनाती है। याद रहे, आयुध निदेशालय, याद रखिएगा, आयुध निदेशालय किसका उत्तराधिकारी संगठन होगा? तो यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बदल दिया गया है और उसकी जगह पर अब एक नया नाम दिया गया है उसे आयुध निदेशालय। तो यहां पर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और आयुध निदेशालय उसे एक नया नाम दिया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड अगला, आयुध निदेशालय यानी कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट्स के पहले निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा E.R. शेख। याद रखिएगा, E.R. शेख पहले निदेशक होंगे आयुध निदेशालय के। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करुपुर कलमकारी पेंटिंग किस क्षेत्र में की जाती है? यहां पर यह की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंजावुर। याद रखिएगा, तंजावुर क्षेत्र में ये कलमकारी पेंटिंग की जाती है। जीआई टैग को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र की यदि कोई भौगोलिक पहचान है, उस क्षेत्र विशेष में वो पाया जाता है, तो वहां पर सरकार उसे एक निश्चित टैग दे देती है जिसे जीआई टैग कहा जाता है। अन्य टैग की यदि हम बात करें तो महीदाना मिठाई की बात करें तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है।
चमेली के फूल, देखिए चमेली के फूल तो बहुत होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे मदुरई के जो चमेली के फूल हैं उन्हें विशेष माना जाता है, इसीलिए चमेली के फूल भी जो है वो मदुरई से संबंध रखेंगे जीआई टैग में। भाली का गेहूं का संबंध गुजरात से है। केला जलगांव से है, यानी कि जलगांवी केले के नाम से जाना जाता है। जर्दालू आम भागलपुर बिहार यहां पर उगते हैं, यहीं की ये विशेषता है। शाही लीची की यदि हम बात करें तो बिहार से संबंध है, और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। तो यहां पर निश्चित जगह का, निश्चित सामान का टैग पूछा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। फिर से एक बार हम यहाँ पर विचार कर लेते हैं ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। जितनी बार ये बातें आपके कान पे पड़ेंगी उतना आपको अच्छे से याद होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहलवानी यानी कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो रजत पदक जीतने वाली पहली महिला विश्व चैंपियन में है डी ऑप्शन, अंशु मलिक इसका सही आंसर होगा। ध्यान से समझिए, बाकी 3 ऑप्शन भी जो हैं इन्होंने भी पदक जीते हैं, लेकिन इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, ये बात याद रखिएगा। बबीता फोगाट, गीता फोगाट और पूजा ढांडा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र पहलवान कौन हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में जीती है यानी गोल्ड जीता है? उनका नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत। HAC हाई एम्बिशियस कोएलिशन, इसे HAC भी कहा जाता है। HAC यानी हाई एम्बिशन कोएलिशन, और ये एक संगठन है जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक 30% भूमि को, ध्यान से समझिए यहां मैंने लिखवाया 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि और महासागर की रक्षा का लक्ष्य बनाया गया है। तो यहां पर आंसर आएगा 30%, ये बात याद रखिएगा। HAC का लक्ष्य है 2030 तक 30% भूमि और महासागर की रक्षा करना, जिसमें अब भारत भी एक लक्ष्य लेकर के सम्मिलित हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना किस मंत्रालय के अधीन शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ध्यान से समझिए, इस योजना का लाभ वे बच्चे उठा सकते हैं जिनके माता पिता दोनों ही कोविड-19 महामारी में अपना जीवन गंवा चुके हैं। ऐसे बच्चों को सरकारी मदद देने के लिए सरकार ने 23 वर्ष तक की उम्र तक उन्हें पूर्ण रूप से आर्थिक मदद देने का वादा किया है। साथ ही साथ 23 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर उन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो ये सरकार की अच्छी पहल है, याद रखिएगा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशंस एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक ने शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। ध्यान से समझिए, इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी विचार किया गया है। रिपोर्ट में 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को 8.3% रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एयर इंडिया को किस भारतीय कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया है? तो एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन कंपनी थी जिसे अब टाटा सन्स यानी कि सी ऑप्शन, टाटा सन्स ने खरीद लिया है और इसकी 100% भागीदारी को खरीदा है। ये बात याद रखिएगा कि कितने प्रतिशत भागीदारी को? 100% भागीदारी। अब यानी पूरी तरीके से टाटा सन्स जो है वो एयर इंडिया को खरीद चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोका कोला इंडिया ने किसके साथ सोशल एम्बेसडर का करार बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इसका सही आंसर आएगा। 2017 से सौरव गांगुली इसी कोका कोला इंडिया के साथ में काम कर रहे हैं ब्रांड सोशल एम्बेसडर के तौर पर, और अब ये करार बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज
2021 वाटर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि WMO। WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसी के आधार पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहां पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं और उनकी डिटेल दी है, जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी हो। ध्यान से समझिए, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना थी इसकी 1948 में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम और उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये भारतीय हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन्हें याद रखना। सौम्या स्वामीनाथन, याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उप महानिदेशक। आगे बढ़ते हैं, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या इसकी 194 है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। महानिदेशक के रूप में अभी गाय राइडर यहां पर हैं और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या 187 है। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। महानिदेशक इसके हैं आंद्रे अजोले और मुख्यालय इसका है पेरिस फ्रांस में। सदस्य संख्या है 193। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनाइजेशन है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। स्थापना 1950। महानिदेशक हैं जॉरहार्ड एड्रिन और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य संख्या है 193। तो मैं उम्मीद करता हूं ये डेटा आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भूजल प्रबंधन से। भारत सरकार ने भारत के कुछ राज्यों के भूजल के टेस्ट करवाए थे कि भूजल कितनी गहराई तक जा चुका है। इसी टेस्ट को हेलीबॉर्न सर्वे कहा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक के नाम से कौन जाना जाता है जिसका निधन अभी हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान ये रहे, पिक में आप देख सकते हैं, और परमाणु जनक कहे जाते हैं पाकिस्तान में। रिलेटेड बात कर लें तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 11वें राष्ट्रपति यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है? 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, जनता के राष्ट्रपति के रूप में कौन जाना जाता था? सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अन्य प्रश्न इस प्रकार से करवा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भौतिकी में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन में बता चुका हूं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्यूकुरो मोनेबे, क्लाउसेस हेल्समैन और जियोर्जियो पेरिस, जो कि आपको यहां पर फोटो में दिख रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, भौतिकी में 2021 स्यूकुरो मोनाबे, क्लाउसेस हेल्समैन और जियोर्जियो पेरिस। आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन है भौतिकी में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इन्हें वर्ष 2030 में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कारण था इन्होंने रमन प्रभाव का एक प्रकार का सिद्धांत दिया था, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आप यहां पर देख सकते हैं, ये हैं सज्जन जिंदल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मिस अर्थ इंडिया का खिताब 2021 में किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी रश्मि माधुरी। ये पिक में आप देख सकते हैं, रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में मार्टिन जे शेरविन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये हैं मार्टिन जे शेरविन, और ये डी ऑप्शन शोध से संबंध रखते थे, यानी कि परमाणु बम विकास में इनका शोध चलता था। ये अमेरिकी थे और अभी अभी इनका निधन हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अमित खरे। याद रखिएगा, ये रहे अमित खरे। अमित खरे को प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में चुना गया है। अन्य ऑप्शनों की यदि हम बात करें तो के वेणुगोपाल, याद रखिएगा ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। एन.वी. रमन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का जिक्र किया गया है। ये सभी नोट्स, ये सभी डेटा में मंथली पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। थोड़ा यदि आप समय लग रहा है इस वीडियो में तो पूरा सुनते चले जाइए, अपने नोट्स बनाते चले जाइए। यदि आप बना रहे हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चुने गए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। ये रहे अरूप कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ये नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, एडी जेग्यू। एडी जेग्यू का अभी अभी वर्तमान में निधन हो गया है, इसीलिए इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक जो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अन्य ऑप्शंस में यदि हम बात करें तो दलाई लामा की पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला है कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, और अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन दी वर्ल्ड। ये बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइन को संचालित करने की अनुमति फिलहाल में दी गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि आकाशा। ऑप्शन डी इसका जो है ये सही आंसर होगा, आकाशा। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एयरलाइंस के देशों के बारे में प्रश्न बताया है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, लुफ्तांजा जो एयरलाइन है ये जर्मनी देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है। एयरो फ्लोट की यदि हम बात करें तो ये रूस की वर्तमान में राष्ट्रीय एयरलाइन है, और नेशनल एयरलाइंस ईरान देश की इंटरनेशनल एयरलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो को वर्तमान में एनसीपीसीआर का अध्यक्ष चुना गया है। यहां पर हम एनसीपीसीआर के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि यह वह संस्था है जो बच्चों के अधिकार के ऊपर काम करती है। यह किसके अधीन आती है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन यह आयोग आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा रजनीश कुमार। याद रखिएगा, रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष हैं फिलहाल के तौर पर। ये रहे रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के अभी महानिदेशक भी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, रजनीश कुमार भारत पे नए अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, ये पिक में आप देख सकते हैं, ये है अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ यानी बैंकों का ये बैंक होता है। फिलहाल के तौर पर अतुल गोयल जी जो हैं वह यूको बैंक के महानिदेशक या सीईओ हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष भी हैं और यूको बैंक के भी अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं वर्तमान में किस सरकारी कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीएफसी। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑप्शन ए, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बी एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भेल यानी बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। पहले से ही ए, बी तथा सी ये तीन ए, बी तथा डी ये कंपनियां
पहले से ही महारत्न कंपनियां हैं, जबकि पीएफसी को अभी महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इस प्रकार कुल मिलाकर के वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं जो कि महारत्न का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। महारत्न के दर्जे के लिए फिलहाल तौर पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है, उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। किसी भी कंपनी का सतत 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए। सतत 3 वर्षों तक औसत कारोबार लगभग 25,000 करोड़ होना चाहिए और नेटवर्थ यानी कुल जमा पूंजी 15,000 करोड़ होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी यह 3 कंडीशन फुलफिल करती है तो वह कंपनी पूरी तरीके से महारत्न का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वैलायत शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान ने वैलायत नामक वायु रक्षा अभ्यास किया। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की संसद है मजलिस और ईरान की मुद्रा है रियाल। याद रखिएगा। जियोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो ये रहा ईरान। प्रश्न यदि ये आए कि ईरान के पश्चिम में कौन सा देश है, तो वो ईरान के पूर्व में कौन सा देश है, तो वह है अफगानिस्तान, और ईरान के पश्चिम में कौन सा देश है, तो वह है इराक। याद रखिएगा, पश्चिम में इराक और पूर्व में अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, विलियम शेटनर। विलियम शेटनर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं 90 वर्ष की उम्र में। ध्यान से समझिए, यहाँ 2 पिक्स हैं, जिसमें पहली पिक है यहाँ पर जो है ये है विलियम शेटनर की, और इस दूसरी पिक में यहाँ पर 4 लोग दिख रहे हैं। इसी पर मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूं। देखिए, पहली बात तो अंतरिक्ष की सीमा को क्या कहा जाता है? यहां पर अंतरिक्ष की सीमा को कहा जाता है कारमान लाइन। कारमान लाइन यानी वह सीमा जो अंतरिक्ष को पृथ्वी से अलग करती है, तो कारमान लाइन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने कहा है जेफ बेजोस। इस पिक्चर में आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही साथ ये एक स्पेस कंपनी के भी मालिक हैं जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट न्यू शेफर्ड के द्वारा पहले इन 4 लोगों ने यात्रा पूरी करी और बाद में फिर विलियम शेफर्ड ने यात्रा पूरी करी। दूसरी यात्रा में विलियम शेफर्ड गए थे जो 90 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज व्यक्ति कहलाए, और 82 वर्ष की उम्र में वैली फंक नामक महिला, जो कि आपको यहां पर इमेज में दिख सकती हैं, वैली फंक सबसे अधिक उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी। तो यहां पर एक ही साथ मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। हाल ही में जैव विविधता समिट कहां संपन्न हुई, यानी बायोडायवर्सिटी समिट कहां संपन्न हुई? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। यहां पर रिलेटेड चीजों को भी आप हम मेंशन करते चल रहे हैं। UNFCCC क्या है? तो ध्यान से समझिए, UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC का एक निश्चित, UNDP का एक निश्चित कार्यक्रम होता है जो कि क्लाइमेट पर आधारित होता है। ध्यान से समझिएगा, COP26, यहां पर COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP26 का मतलब है 26वीं मीटिंग। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, यानी कि ये मीटिंग थी जिसकी संख्या 26 थी। और ये 26वीं मीटिंग कब होगी, ये बात याद रख लीजिए। तो ये 26वीं मीटिंग जो होगी वो होगी 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और यह जैव विविधता पर ही आधारित होती है। याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग हमेशा जैव विविधता समिट ही कहलाती है। इसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूं। COP25 कहां पर हुई थी? तो ये 2019 में मैड्रिड में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, IMF द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 9%। ध्यान से समझिए, मैंने विश्व की अर्थव्यवस्था कहा है, भारत की नहीं। विश्व की अर्थव्यवस्था 9% रहेगी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 9.5% रहेगी IMF की रिपोर्ट के अनुसार। यहां पर हमने 2 प्रश्न कंप्लीट करे। रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन क्या आ सकता है? IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन, अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और सदस्यों की संख्या है 190। तो स्टैटिक भी याद करते चलिए। फिर से समझ लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था 9.5, विश्व की अर्थव्यवस्था 9% IMF रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक
कोविड 19 वैक्सीन लगवाने वाला देश कौन सा हो गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पलाऊ। देखिए, पलाऊ एक बहुत ही छोटा महाद्वीपीय देश है जो कि ओशियाना महाद्वीप में आएगा। फिलीपींस और इंडोनेशिया से करीब ये देश है, बहुत छोटा सा महाद्वीपीय देश है और इसकी कुल जनसंख्या 18,000 है, जिसकी मैक्सिमम यानी 90% जनसंख्या ने अभी तक वैक्सीन यानी कोविड 19 की वैक्सीन लगवा ली है। आगे बढ़ते हैं, इसकी राजधानी का नाम है नागेरुल मुद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्रिप्स एम टूल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ध्यान से समझिए, क्रिप्स एम टूल है क्या? देखिए, महात्मा गांधी रोजगार योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। देखिए, ये सैटेलाइट से इस चीज को पता करेगा कि कहां पर रोजगार योजना का सबसे बेहतर फायदा दिलवाया जा सकता है ग्रामीणों को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो ध्यान से समझिए, गर्भकालीन सीमा को 24 सप्ताह कर दिया गया है, यानी कि 24 सप्ताह तक कोई भी माता पिता यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म देना चाहता है या नहीं। ऐसा तभी होता है जब किसी प्रकार की विकृति भ्रूण में पाई जाती है, या तो हृदय संबंधित, या तो मानसिकता संबंधित, या तो अंगों से संबंधित। यदि अंग पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होते हैं तो सरकार यह अधिकार माता पिता को देती है कि वह उस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उस समय दायरे में जो कि 24 सप्ताह के अंदर आता है। इसका अन्य बात क्या है इस क्वेश्चन की? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 ये सरकार लेकर आई है और इसी नियम के आधार पर 24 सप्ताह यह समय सीमा रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 101। ध्यान से समझिए, यहां अन्य कुछ और डेटा मैंने यहां पर अलग से दिए हैं। ये जो दो डेटा हैं, ये ऊपर के दो डेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 और 2019 के हैं। तो 2020 में भारत का स्थान 94वां था और 2019 में भारत का स्थान 102 था, अब हो गया है 101, याद रखिएगा। अन्य सूचकांकों की बात करें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120 था, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 142वां स्थान भारत का था और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139 था। तो याद रखिएगा, ये अन्य जानकारियां आपके काम की है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा कोविड 19 का टीका नहीं लगवाने का फैसला लिया गया है? याद रखिएगा, नहीं लगवाने का फैसला लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह कहकर मना कर दिया है कि इस टीके को लगवाने का कोई महत्व नहीं है। तो ध्यान से समझिए, ब्राजील की यहाँ राजधानी ही नहीं है, राष्ट्रपति है, यह है राष्ट्रपति। तो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सनारो। ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्रासिलिया। ब्राजील की मुद्रा है रियाल और भाषा है पुर्तगाली। ये बात भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेल्ला सुरंग किस राज्य में है जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस सैला सुरंग का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ इस प्रकार से कि जो सबसे पहला विस्फोट यानी कि शुरुआती टनल का जो विस्फोट है वो इनके द्वारा किया गया है। तो इसकी शुरुआत हुई है बनने की। ये सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है और तवांग जो है वो हम मैप से समझ लेते हैं। देखिए, तवांग यहाँ पर स्थित है और ये बॉर्डर है भारत और चीन की। तो ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली पोजीशन रखता है भारत के लिए और इसीलिए ये सुरंग बनाने से भारत की कनेक्टिविटी चीन की बॉर्डर तक हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ। रवि विजय कुमार मलिमठ, ये रही रवि विजय कुमार मलिमठ की फोटो, आप देख सकते हैं। ध्यान से समझिए, दिए गए अन्य ऑप्शन भी जो हैं वो चीफ जस्टिस के ही हैं, जो कि हाई कोर्ट के हैं। यदि आपने अच्छा रिवीजन किया है पिछले वीडियोस का, तो आप इनको सही तरीके से विचार करिए सोचने का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पेटा पुरस्कार प्राप्त करने वाले जेम्स संगमा किस राज्य के मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के यह मंत्री हैं जिन्हें पेटा यानी कि पशुओं के रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था का पुरस्कार मिला है। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसका मुख्यालय वर्जीनिया अमेरिका में है और इसके संस्थापक हैं एनग्रिड नेवकिर्क और एलेक्स पाचेको। अक्की राजू हरगोपाल उर्फ आरके का हाल ही में निधन हो गया, वे किस काम के लिए जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि माओवाद। देखिए, माओवाद और नक्सलवाद दो एक ही सिरे से निकली हुई चीजें हैं। ध्यान से समझिए, यह है फोटो लेनिन की और यह है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स और लेनिन की अपनी अपनी थेरीज थी, जिसके आधार पर एक रास्ते पर नक्सलवाद चला, एक रास्ते पर माओवाद चला। आप यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद की शुरुआत असम के नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई थी। नक्सलवाड़ी करके एक जगह थी जहां से किसानों का सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ, इसी के नाम पर इसे नक्सलवाद का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार गौथुलच्छाना। ये रही गौथुलच्छाना जी की फोटो। ध्यान से समझिए, डाक टिकट जारी किया गया सरदार गौथुलच्छाना जी के याद में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार मिश्रा, यानी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। यहां पर यह फोटो देख सकते हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, दशहरा उत्सव के दौरान दक्षिण भारत में मूर्तियों को सजाकर रखने की परंपरा क्या कहलाती है? तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं मूर्तियों को किस प्रकार से सजाया गया है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में यह त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है बोम्बई कोलू, बोम्मला कोलू, गोम्बे हब्बा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी। तो ध्यान से समझिए, एक ही त्योहार के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। तमिल भाषा में यदि हम बात करें तो इसे बोम्बई कोलू कहा जाता है, तेलुगु भाषा में इसे बोम्मला कोलुवु कहा जाता है और कन्नड़ भाषा में इसे गोम्बे हब्बा कहा जाता है। यह दक्षिण का बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है जो कि दशहरे के पास में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज का 17वां संस्करण कहां होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अलास्का में होगा। ध्यान से समझिए, अलास्का में 17वां संस्करण होगा। 16वां संस्करण इस युद्धाभ्यास का बीकानेर के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में हो चुका है। 17वां संस्करण अलास्का में ज्वाइंट बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन में होगा। याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी व्यापारिक शाखा लिंक्डइन को किस देश में बंद करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन। माइक्रोसॉफ्ट की व्यापारिक शाखा है लिंक्डइन, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट की ये एकमात्र शाखा थी जो चीन में काम कर रही थी। इसके बाद में इसके बाद में अमेरिका की सभी कंपनियां चीन से सभी व्यापार बंद कर चुकी है। ये बात को आप याद रखिएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेमिनबी और चीन की भाषा है मंदारिन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है, एड्यूर मिर्च तथा कट्टियत्तुर आम को किस स्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी केरला। केरला में एड्यूर मिर्च और कट्टियत्तुर आम उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे जीआई टैग मिला है। भारत सरकार द्वारा सीएपीएफ के किस समूह के अधिकार शक्तियों को बढ़ाया गया है? तो ध्यान से समझिए, मैंने कहा सीएपीएफ के किस समूह, तो यहां पर इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी, यानी बीएसएफ। अब हम सीएपीएफ को समझ लेते हैं। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 5 हिस्से होते हैं। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस,
BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। तो ये 5 हिस्सों को मिलकर के CAPF बनता है और अभी फिलहाल के तौर पर BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। इनके महानिदेशकों की यदि हम बात कर लें तो यहां पर महानिदेशक हैं CRPF के कुलदीप सिंह, CISF के MA गणपति, ITBP के संजय अरोरा, BSF के पंकज कुमार सिंह, SSB के कुमार राजेश चंद्र। तो ये आप नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में भारत को सदस्य के रूप में चुना गया, भारत कितने समय तक सदस्य बना रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2024 तक। देखिए 2024 तक भारत रहेगा, यानी कब से कब तक? 2022 से 2024 तक, 3 साल के लिए रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्तमान में भी भारत अभी भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का सदस्य है, यानी इसे फिर से चुना गया है, ये याद रखिएगा। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष का नाम है नजहद शमीम खान। स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या है 47, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द रेपिस्ट नामक फिल्म जिसे वुसान इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, किसके द्वारा लिखा गया तथा निर्देशित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अपर्णा सेन। अपर्णा सेन ने यह लिखा है और इसे वुसान इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। इसके अलावा गौरी खान की यदि हम बात करें तो उन्होंने पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। रामचंद्र गुहा की पुस्तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और शशि थरूर की पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये सभी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान ICC द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसके द्वारा मंच साझा करने का निर्णय लिया गया है? जिसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ICC के साथ में हाथ बढ़ाया है और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए काम किया है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा H. फोर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, T20 मैचों में 300 मैच में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हेल्थी स्माइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है एम्स के द्वारा, बी ऑप्शन, एम्स के द्वारा। माई पार्किंग ऐप किस राज्य में पार्किंग सुविधा के लिए लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में क्योंकि जगह कम है और गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी लोकेशन के हिसाब से जहां पर उसे जाना है पहले से ही पता कर पाएगा कि किस जगह पर मुझे पार्किंग मिल सकती है। तो ये माई पार्किंग ऐप विशेष तौर पर दिल्ली के दक्षिणी इलाके के लिए बनाई गई है। तो ये था इस बार का वीकली करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बेहतर लगी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बेहतर मेहनत कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।